नमस्कार। बिस्तक के खास शो फायदे के फंड देख रहे हैं आप। मैं आपका सौरभ दीक्षित। इस शो में हम बात करते हैं आपके जेब से जुड़े पैसों के बारे में कि कौन से फंड्स में आपको फायदा होगा, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और आपको क्या निवेश की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। आज हमारे साथ इस शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हैं केतन गुजराती सर, फंड मैनेजर हैं इक्विटी क्वांटम एएमसी के। केतन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। धन्यवाद। मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो सर ये है कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का शेयर मार्केट है उसमें काफी तेजी रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रैली टिकाऊ है या मुनाफा वसूली का समय आ गया है? जिनके पोर्टफोलियो प्रॉफिट दिख रहा है उनको अब फटाफट से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। देखिए, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष की, ये ग्रोथ कहते हैं जिसे बढ़ोतरी की है। तो जी। आप अक्सर देखेंगे दैट जो भी अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी की तरफ है, उनके कॉरपोरेट के प्रॉफिट्स और सेल्स मुनाफे बेसिकली वो ऊपर जाते हैं, और उसी जी। तरह से शेयर बाजार भी ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते शेयर बाजार से घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो ऊपर ही जाता रहेगा। जी। लेकिन जी। एक चीज जरूर याद रखनी होगी, ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, ये सीधी लकीर नहीं जाएगी। जी। इसमें जी। उतार चढ़ाव होंगे, और उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जी। इसीलिए हमें प्रिपेयर रखना है। अब हम जिस तरीके से अपने निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि आपने 50 से 75% आपकी जो भी राशि है जो आपने इन्वेस्ट करनी है इक्विटी में, जी। उतनी आप की जाए। उसके अलावा आप थोड़ा उसकी राह देखें कि मार्केट लेवल नीचे आती है तो 25 से 50% आप शायद उसके लिए रुक सकते हैं। पर 50% निवेश बने रहना भी ज्यादा जरूरी है, तो मैं इतना डरूंगा नहीं इस माहौल में। जी। यानी सर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टर अपने हाथ में भी रखें, अगर मार्केट बाई चांस और नीचे जाता है तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही बात, सही बात। मैं इस राय से पुष्टि करता हूँ। जी। सर, जैसे यूएस की जो हाल ही में पॉलिसी आई है और भारत में जो महंगाई के संकेत दिखे हैं, आपको क्या लगता है सर अगले 6 महीनों में इक्विटी मार्केट कहाँ जा सकता है? क्या हम तेजी देखेंगे या फिर एक गिरावट हम देखेंगे अगले 6 महीनों में? देखिए, हम अगर आप उस तरीके से पूछे, हम जिस तरीके से देख रहे हैं मैं आपको बता सकता हूँ। जी। पिछले एक दो साल में काफी बढ़ोतरी आई है शेयर प्राइसेस में, पर जी। प्रॉफिट मुनाफा जो है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। आप अभी देखेंगे हाल ही में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक कर रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ब्याज दर कम किया है, और जी। ब्याज दर कम होने से जो मध्यम जो कंपनियां हैं और जो जिनके होम लोन है या जो भी फ्लोटिंग रेट जिनका लोन है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। उस फायदे से शायद हो सकता है कि अर्निंग ग्रोथ आ सकती है। पर शेयर प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, तो थोड़ा सा एक मध्यम स्तर पर रिटर्न आएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है। और द रिस्क उसमें इसने इस तरीके से बढ़ती है कि इन्फ्लेशन, अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रहती है तो उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और उस वजह से स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा कटौती आ सकती है, और उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। पर अगले 6 महीने का व्यू देना तो बहुत मुश्किल है, बट जिस तरीके से हम मार्केट को अभी नाप रहे हैं, हम थोड़े कॉशियस जरूर है इस पॉइंट पे। हम उतने तेजी से कारोबार नहीं कर रहे हैं मार्केट में, हम लोग थोड़ा कॉशियस व्यू लेके रुके हैं। जी। सर, जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं, क्या उनको डरने की जरूरत नहीं है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सबसे पहले आपने ये चीज जरूर करनी है कि आप वही पैसा धनराशि जोड़े मार्केट में जो आपको 5 साल से ज्यादा समय के लिए अवेलेबल है। जो जी। धनराशि आपको एक दो साल में लग सकती है वो तो कभी कदापि उसमें इन्वेस्ट ना करें, निवेश ना जी। करें। अब उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 50 से 70% आप पैसा अभी भी डाल सकते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है वो इसे एक एसआईपी द्वारा, या अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई इंडिविजुअल स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं, तो आपको मान लीजिए 100 1000 शेयर लेने हैं, तो आप 100 100 करके हर महीने थोड़े जोड़ते रहे। इस तरीके से आपको एक बेटर प्राइस मिलने की गुंजाइश है। प्लस आपका अनुभव भी अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा पैसा बाजू में रहेगा। अगर मार्केट में एक सडनली एक शार्प फॉल आता है तो थोड़ा पैसा बाजू में रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सारा पैसा तो मैंने लॉस में नहीं देखा है। और जिस तरीके से कहा, तो ये पैसा सिर्फ वही है जो 5 साल के बाद लगने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू नीचे चली गई तो अभी क्या करना चाहिए, मैं बेच दूं इसे लॉस में। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना पैनिक करने की जरूरत है, क्योंकि ये 5 साल तक आपको नहीं लगने वाला है। तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। जी। केतन सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। इनसे इन्वेस्टर को काफी हेल्प भी मिलेगी। सर, एक क्या आपको लगता है कि जो भारत के वैल्यूएशन है वो ज्यादा महंगे हो गए हैं और इस समय जो एसआईपी करने वाले हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए?
देखिए, वैल्यूएशन महंगा है मतलब एक तरीके से अच्छी बात है दैट हमारी शेयरों को लोग इज्जत देते हैं, मानते हैं कि रेप्यूटेड है इतने हमारे शेयर्स और हमारी कंट्री की इतनी उसे वैल्यूएशन मिल रही है। इवन जी एफआईआई में जितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ वो कहते हैं कि इंडिया के बाजारों में एक काफी स्टेबिलिटी है। अगर आप जी बाहर की कोई भी बाजार देखें उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, वही चीज यहाँ पे ढूंढने लोग आते हैं। तो वैल्यूएशन थोड़े हाई रहेंगे। पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ दैट वैल्यूएशन थोड़े हाई है, बट फिर भी मार्केट में पैसा तो बना है। जी उसमें हमने तरकीब लगानी है कि क्या रणनीति अपनाए। क्या आप वो शेयर खरीदे जिसमें मान लो मतलब थोड़े रेप्यूटेड कंपनी हो, जिसमें जी ज्यादा रिस्क की गुंजाइश ना हो, वो कंपनीज में आप जोड़े तो आप थोड़ा रणनीति अपना थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और उस हिसाब से हम भी वही करते हैं। हमारा एक क्वांटम वैल्यू फंड में हम लोग ऐसे रणनीति में ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पोर्टफोलियो जिसमें स्टेबल और लिक्विड कंपनीज जो लार्ज इन साइज जी। है उनमें पैसा निवेश करते हैं। और फिर बने रहते हैं हम उसमें, तोड़ मरोड़ हम कुछ नहीं करते, हम लोग जो बने रहते हैं और उस हिसाब से हमने भी पैसे बनाए हैं। ये तो सर अगर देखा जाए आईटी सेक्टर को लेकर जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी राय थोड़ी बटी हुई है, अलग अलग वो राय दे रहे हैं। अगर क्वांटम एएमसी की बात करें तो इस सेक्टर पर क्या पोजीशनिंग है? देखिए, अगर आप 6 महीने की राय लेते हैं, 6 या 12 महीने की, तो हो सकता है आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव आएगा। आप देखिए यूएस में, यूरोप में काफी स्लो डाउन की खबरें आ रही है, और आईटी सेक्टर सीधा उनसे इम्पैक्ट होता है क्योंकि इनका रेवेन्यू जो है उधर से आता है। बट हम जो थोड़ा 2 या 3 साल का व्यू ले, तो हम समझते हैं कि आईटी कंपनी जो प्रोवाइड करती है, सी टेक्नोलॉजी स्पेंड, अगर आप डे टू डे चीजें देखिए, खाना ऑर्डर करना है, उबर से ऑफिस जाना है, तो हम लोग सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जी सारी कंपनियां अपना टेक्नोलॉजी स्पेंड बढ़ाते ही जा रही है लॉन्ग टर्म में। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए का टेक्नोलॉजी स्पेंड 125 हो रहा है बाहर की कंपनियों का, अपने कंपनी 10 रुपए 15 रुपए देती है उनको, तो उस जी हिसाब से उन्हें कटौती नहीं आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 साल के व्यू से आईटी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है गवर्नेंस वाइज, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। तो उसमें 2 या 3 साल में अच्छा रिटर्न बनेगा। अभी 3 से 4% डिविडेंड यील्ड है, 8-10% का ग्रोथ आता है, तो 12 से 14% रिटर्न बनने की गुंजाइश है। उस होप में हम लोग तो इन्वेस्ट कर कर रहे हैं और बने हुए हैं। 6 या 12 महीने के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बड़ा रैली आने की कोई गुंजाइश। यानी सर जो आईटी सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जिनका, उनको भी थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। सही। तो अभी मैं इस तरीके से बताता हूँ, पैनिक उन शेयरों में हुई है जो शेयर काफी बढ़ चुके हैं, 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं। वहां जी पे बिकवारी जोर से आने की बहुत गुंजाइश है। पर आप जो शेयर चले ही नहीं है पिछले 2-3 साल में, उसमें उतनी इतना घातक कोई रिस्क नहीं दिखती है मुझको। पर जो शेयर 3 4 5 गुना बढ़े हैं, जिनका और मुनाफा उतना नहीं बढ़ा है, वो शेयरों से डरने की जरूरत है। तो मैं जी। सोचूंगा जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है, उधर थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली कर सकते हैं। पर लार्ज कैप में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा रिस्क है एट दिस पॉइंट। कितना सर, कितनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कितना छोड़ देना चाहिए? देखिए, आपके ये सब डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक है आपका रिस्क एपेटाइट, कितना खतरा जी आप ले सकते हैं, और दूसरा है मेरा अभी इक्वेशन कैसे है। तो इक्वेशन है, दो पहलू होते हैं, एक होता है मुनाफा और दूसरा होता है खतरा। अगर मुनाफा ज्यादा है खतरा कम है, उसमें ज्यादा पैसा डालना चाहिए। अभी ये समय पे मैं समझता हूँ एटलीस्ट मिड स्मॉल कैप में मुनाफे की गुंजाइश कम है और खतरा ज्यादा है। तो उस जी इसलिए कम से कम 20-30% आपका जो भी राशि था, जो निवेश था इसमें, वो आप मुनाफा वसूली थोड़ा कर सकते हैं। 50 से 70% इसमें रह सकता है अभी भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल में ये ऊपर जाने वाला है। तो एक चलती गाड़ी में से उतरने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी स्लो होगी तो थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं, बट उतर जाना मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। जी जी, ये सर आपने सही बात है कि चलती गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। कितना सर, जो अगर हम देखें कि डिफेंस हो, कैपेक्स हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग थीम्स हो, इनको लेकर आप क्या बुलिश हैं? क्या लगता है आपको इनके बारे में? तो ये थीम काफी रोमांचक है। जैसे पहले देखिए डिफेंस, सारी कंट्रीज आपने देखा होगा कि काफी जंग चल रही है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, नोकझोंक हो रही है, तो सब ने, यूरोप ने, यूएस ने, इंडिया ने, सब ने कहा है कि डिफेंस स्पेंड्स बढ़ने वाले हैं। ये एक चीज हो गई, तो ये डिफेंस कंपनियों को काफी बेनिफिट दे सकता है। इंडियन कंपनीज भी थोड़ा बहुत पुर्जे बनाती है तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा, तो उस जी हिसाब से तो काफी ग्रोथ आने की गुंजाइश तो है, ये मैं मानता हूँ। दूसरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रही है। वो है कि बाहर की कंपनियां बोल रही है कि सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो उन्हें कोई तो दूसरा चाहिए।
ठीक है, तो एक कोहली पे डिपेंड नहीं रह सकते, रोहित शर्मा चाहिए, ऐसा कोई ना कोई उनको एक बैकअप चाहिए। तो इंडिया को काफी अपॉर्चुनिटीज वो मिले जा रही। और तीसरा मतलब इंडस्ट्रियल्स और पुट टुगेदर इसमें ऐसी और अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मुड़ रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। अब ग्रीन एनर्जी में आप ईवी ले लीजिए, तो ईवी में बैटरी आती है। फिर आप ले लीजिए सोलर पावर, सोलर पावर में मॉड्यूल मैन्युफैक्चर होता है। जी वहां जी पे काफी निवेश हो रहा है, गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड सब जगह इसमें निवेश कर रही है। तो वहां पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और उसमें से काफी ज्यादा ग्रोथ आने की गुंजाइश है। बट हालांकि ये ऐसा हो गया है कि अभी ये फेवरेट सेक्टर बन गए। तो मेरा यहाँ से प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल है और जी वहां पे लॉस की ज्यादा चांसेस है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पे कॉशियस स्टैंस लेके इसको मैं 1-2 साल बाद फिर देखूंगा, क्योंकि ये लंबे ट्रेंड्स है, ये 1-2 साल में खत्म नहीं होंगे। जी आपने जी गाड़ी छूट गई, दूसरी गाड़ी आएगी, तो रुके रहना है, बने रहना है, रिसर्च करनी है और वेट करना है। तो हम जो करते हैं, हम ये करते हैं कि ये सब कंपनियों को अच्छे से स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, समझते हैं अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कितने साल तक आएगी। फिर उसका एक अनुमान लगा के एक बाय प्राइस सोच के रखते हैं, जब वो आएगा तब हम उससे लेंगे। बट इस मोड पर हम थोड़ा कॉशियस है इस सेक्टर में, क्योंकि काफी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जितना मुनाफा नहीं बढ़ा है। जी। नितिन सर, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में चाइना से बात हुई, चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल है उनको रोका, क्योंकि इंडिया की दो कंपनियां थी जो वहां से लाती थी चाइना से, उनके अप्रूवल ही नहीं दिया। तो वो एक जो बराबर। समस्या बनी थी, और खबरें ये भी आ रही थी कि अगर जल्दी इस पर कुछ नहीं हुआ तो ईवी सेक्टर जो है उनको ज्यादा नुकसान होगा। इसको सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? थी मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दो चीजें हैं, दैट ईवी पे हमारी निर्भरता उतनी ज्यादा नहीं है अभी तक। आप जी देखेंगे पैसेंजर व्हीकल में मात्र 1% गाड़ियां ईवी है और टू व्हीलर में 5% गाड़ियां ईवी है। और दूसरा मतलब ऐसा है कि कंपनियों को एक नॉर्मल व्हीकल प्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बिकती रहेंगी। ईवी वॉज जस्ट अ सब्सटीट्यूट टू द एग्जिस्टिंग व्हीकल। अब मीनवाइल क्या होता है, जब भी कोई चीज की स्केर्सिटी आती है या तो फिर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आती है, तो एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी देखा जाता है। तो गवर्नमेंट और कंपनीज ये चीज को जानते हुए वो अभी सोच रहे हैं कि क्या हम दूसरे कंट्री पे रिलायंस बढ़ाए, या हम कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट लाए कि हमें फिर चाइना पे, ये रेयर अर्थ पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़े। तो ये चीज एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ सकती है। वरना हम शायद ऑस्ट्रेलिया या जापान की सहायता से ये वापस हम लोग टेम्पररी जो इश्यूज है वो इसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जी मैं अभी के लिए इतना इसमें डरूंगा नहीं। एक बात तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया में ऑटोमोबाइल का डिमांड है। अगर मुझे ईवी नहीं मिलती है, मैं जाके पेट्रोल की कार खरीदूंगा, बट मुझे जी कार जी चाहिए तो मैं रुकूंगा नहीं। तो एक डिमांड जो है ना, दैट गिव्स मी पॉजिटिविटी। क्योंकि सप्लाई साइड पे थोड़ा इशू आएगा तो कोई और गाड़ी बिकेगी। दिस जी इज जी नॉट अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि पहले जो था सेमीकंडक्टर, मतलब सारी की सारी फैक्ट्रियां रुक गई थी जी ऑटोमोबाइल। हाँ, ये सेमीकंडक्टर जैसा इशू नहीं लग रहा है मुझे। जी और जी रेयर अर्थ वाला चीज इज लिमिटेड टू वो 1 से 5% गाड़ियां जो बिकती है उनके लिए। जी। सर, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके क्वेश्चन रहेगा कि हाल में जो है दोनों सेगमेंट में बहुत तेजी देखी, लेकिन अगर कल की मार्केट आप देखिए तो मार्केट तो उतना नहीं गिरा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में हमने गिरावट काफी देखी जो शेयर्स थे। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें इस जो जोन है इसमें करेक्शन का रिस्क बढ़ गया है? यह सही कहा आपने। ये सेक्टर में इतना ज्यादा दिलचस्पी है लोगों की, ये सेक्टर ने उतने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों इतनी उत्सुकता है। पर मैं ये बोलूंगा कि जहाँ पे जितना आसानी से पैसा बनता है वहां पे थोड़ा डर रहना जरूरी है। तो मैं ये समझूंगा कि स्मॉल कैप, अगर आप पूरे पूरे इक्विटी मार्केट की बात करें, तो स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा सा चेतावनी काइंड ऑफ होगी कि इसमें ज्यादा पैसा ना जोड़े इस समय पे। क्योंकि इतना पैसा बनने के बाद अक्सर ऐसा होता है ना, थोड़ा एक मीन रिवर्जन आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि 1-2 साल की थोड़ी सी स्लो डाउन आती है। अब ये किस स्वरूप में आएगी ये हम नहीं बता सकते एडवांस में, बट ऐसा हो सकता है कि ये 20% नीचे जाए फिर रिकवर हो जाए, या सिंपली ये पूरा फ्लैट रहे, या फिर और 20% ऊपर जाके नीचे आए। तो इसमें आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप एक तो सारे सेक्टरों में, सेगमेंट में डालिए। आप लार्ज कैप में भी बने रहिए, स्मॉल कैप में बने रहिए। और अगर आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप में कमा लिया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके आप लार्ज कैप सेक्टर की तरफ मुड़ सकते हैं, और वहां पे तो अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। पर स्मॉल कैप मिड कैप देखिए, एक एक तरीके से वो हायर ग्रोइंग भी होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें अपना पैसा तो बना बना रहना चाहिए। पर एक एक साइकिल भी होती है। किन साइकिलों में ये एक्चुअली ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लायक होते हैं और किन में ये कम इन्वेस्ट करने लायक होते हैं। तो आज ये
पड़ाव पे है कि इसमें कम पैसा डालना चाहिए और लार्ज कैप की तरफ ज्यादा पैसा डालना चाहिए। इतना सा अगर इंडिया में देखें, जो एक आम एसआईपी इन्वेस्टर है उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर करंट मार्केट को हम देखें तो क्या अभी उसे एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? देखिए, एसआईपी की ब्यूटी ही ये होती है कि इसमें आपको ये नहीं तय करना कि हम लोग किस कगार पे है या किस मोड पे मार्केट है। जी। आपको इसमें डालते रहना है। बट एक चीज इसमें मैं सलाह दूंगा कि एसआईपी दो या तीन तरीके के से सोचना है। सबसे पहले आप एसआईपी जिसमें कर रहे हो वो एक डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए, ना कि कोई एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। बिकॉज हो सकता है कि वो स्मॉल सेगमेंट मार्केट 5-7 साल के बाद भी कोई रिटर्न ना बनाए। ठीक जी। है, तो डाइवर्सिफाइड फंड रहना चाहिए पहला, जिसमें आप एसआईपी कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, मतलब एसआईपी एक ऐसी चीज है कि जो 2-3 साल में आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखता है। क्योंकि जी। क्या होता है कि आपकी जो जो भी आपने इन्वेस्ट किया धनराशि आपने जो जिसमें जोड़ी, उसको 1 या 2 साल मिले खाली कंपाउंड करने को। तो 1-2 साल के बाद भी उसमें कुछ मजा नहीं आएगा रिटर्न्स का। पर आप जैसे ही उसमें 5-6-7 साल देखने लगते हो, तब जाके आपको एक बड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा और उसको जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम जिसे कहते हैं वो दिखने मिलेगी। पर आप 1-2 साल 3 साल के बाद हिम्मत ना हारे, आप उसमें बने रहे। आप देखिए कि 10 साल के बाद जाके ऐसे दिखती है राशि कि आप इतनी बड़ी राशि कमा चुके हो और आपने मात्र एक एक महीने का थोड़ा थोड़ा सेविंग उसमें जोड़ा है। तो जी। मैं ये दो सलाह कहूंगा, एक तो डाइवर्सिफाइड फंड और दूसरा मतलब लंबा समय 2-3 साल में इसमें इसमें जजमेंट ना करें। जी। इतना सर, एक होता है जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी और एक है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो अगर क्वांटम एमसी की बात करें तो आप इसमें किसको लेके ज्यादा बुलिश हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, हर स्टाइल की एक साइकिल होती है। तो इस मोड पे मैं कहूंगा कि वैल्यू स्टाइल में ज्यादा पैसा जोड़ना मुनासिब है। जी। इसका रीजन ये है, आप देखिए कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टाइल चलती है। ऐसा नहीं है कि दोनों स्टाइल में पैसा नहीं बनेगा। बट अभी जब मार्केट में इतनी तेजी है, जो ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे अब आपने अभी हमने डिस्कस किया कि कोई कोई सेक्टर में काफी ग्रोथ मिल रही है, जी। ये सेक्टर्स ऑलरेडी चल चुके हैं। तो आप इतने वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ से पैसा बनना भी बहुत मुश्किल है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, आप एक जानी मानी कंपनियां जो रेप्यूटेड कंपनी है वो अभी इग्नोर्ड है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स हॉट चल रहे हैं। तो जानी मानी कंपनियां इग्नोर्ड है। आप देख लीजिए, एकदम टॉप टू टॉप ब्लू चिप में भी काफी कंपनियों 2-3-4 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है उसमें। उस पैसा वो पैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग में आते हैं, वो स्टॉक्स हम उसमें निवेश करते हैं। और वहां पे मुझे लगता है कि आगे जाके उधर ज्यादा पैसा बनेगा, जबकि आपके हॉट सेक्टर्स में। तो अभी एक थोड़ा सा बैलेंस आप वैल्यू की तरफ शिफ्ट करें। पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग आप उसको साथ में रख सकते हैं। दोनों रणनीतियां अच्छी है। और हमने हमेशा से कहा है कि दोनों रणनीति में पैसा बनाए रखना चाहिए। पर एक समय ऐसा आता है कि जब ग्रोथ में थोड़ा पैसा फोकस कम करना चाहिए, वो ये समय है अभी। इतना साहब ने बहुत सारे चीजों पर बात की, लेकिन जाते थे एक एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कोई पर्सनल गोल्डन रूल है जो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको आप देना चाहें? क्योंकि जिस तरह का मार्केट देख रहे हैं कि कभी तेजी में देखते हैं, कभी गिरावट देखने लगते हैं मार्केट में, तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए? ओके, आपने गोल्डन रूल का, मैं बोलूंगा गोल्ड ही एक गोल्डन रूल है। तो मैं इस तरीके से इसे बताऊंगा कि देखिए, जब मैं भी एंटर किया था तब ऐसा था कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। जी। तो अगर आप इसी दो ये जो एसेट है, अगर आप 100 रुपए जोड़ने वाले हो, तो आप 70-80 रुपए इक्विटी में डालिए। क्योंकि 5 में से 4 साल तो इक्विटी ऊपर जाता है 80% टाइम। तो आप 80 रुपया इक्विटी में डालिए और आप 20 रुपया गोल्ड में डालिए। और हम हमेशा से कहते हैं कि ये दोनों को एक एसेट एलोकेशन के स्वरूप में देखें, तो आप इतना स्मूथ रिटर्न बनाते हैं कि आपको उतना पैनिक नहीं होता है। आपका जो मार्केट गिरता भी है तो आपका गोल्ड का पोर्टफोलियो अच्छा करता है, और आप हमेशा से थोड़ा सा एक पीस में रहते हैं। तो ये एक गोल्डन रूल मेरा रहा है, और हम लोग भी एज अ फर्म यही चीज पिच करते हैं कि आप एक एसेट एलोकेशन करिए। उसमें गोल्ड का एक रूप देखिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप लास्ट ईयर भी देखेंगे, मार्केट में तनाव था, मार्केट गिरा और गोल्ड जी। ऊपर गया। तो ये हर बार होता है, और ये बहुत रोमांचक है मेरे लिए। तो ये बहुत अहम महत्व रखता है मेरे पोर्टफोलियो में। इतना सर, जो आपने गोल्डन रूल बताया मुझे लगता है नए इन्वेस्टर को बहुत काम आएगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और काफी चीजों पर हमने आपसे बात की। आईटी सेक्टर हो, उसमें क्या करना चाहिए, ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट क्योंकि इसमें बटी हुई थी, एसआईपी में क्या करना चाहिए, नए इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना, जो जाते थे, जो आपने गोल्डन रूल की बात की, ये तो काफी अच्छा है, और मैं भी इसको ध्यान रखूंगा। कितने साहब, आपने विस्तृत को अपना समय दिया और बहुत सारे सवालों के अपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।